लेकिन ये इथेन बना हुआ है, ये इथेन का कॉन्फॉर्मेशन है ना, ये इथेन का कॉन्फॉर्मेशन है। इथेन होता है ना CH3 CH3, तो यहाँ पे एक कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये इथेन लिखा हुआ है। बना दीजिए फट से, इथेन बताते हैं सब हम, इसलिए बताना पड़ेगा। सबसे अच्छा दिख रहे हो आज, जितना दिन दिखे हो तुम हमको। हाँ, थक जाता था। क्या कर दें, ये नीचे ऊपर कर दें। ठंडा लग रहा है? नहीं, हो जाएगा। लिख दिए? लो तो बाला अपना चूड़ी वो जो पहना है, ये वाला, ये वाला हमारा वाला खुलता नहीं। नहीं, ऐसे है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे दिखाई दे रहा होगा यार, एक ठो गोल है और तीन, नहीं ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा। अरे देखो इधर, अब नहीं बोलो, देखो ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ऐसे क्या, जहां हम पकड़े एगो इधर कार्बन, आ एक ठो ये जो चूड़ी बनाए, एक वो कार्बन है। एक को कहा जाता है फ्रंट कार्बन, देखना मेरे फ्रंट में है ये, आ एक ठो को कहा जाता है रियर कार्बन, ये वाला। तो एक होता है इसमें फ्रंट कार्बन और एक होता है इसमें रियर कार्बन, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में बस दो कार्बन, एक फ्रंट कार्बन, एक रियर कार्बन, समझा क्या? फ्रंट कार्बन को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ये जो तीन को बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और रियर कार्बन को चूड़ी पे, है ना, ये बाला पे, इसमें भी तीन बॉन्ड होगा क्या, इसमें जो तीन बॉन्ड होगा लाइक दैट, इधर से पकड़ना पड़ेगा हमको, क्या, ऐसे, ऐसे, लाइक दैट। एक ऊपर भी होगा, बहुत लोड हो गया, ऐसे, ऐसे होगा, तीन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा, दो गो, दो चार गो, दो छह गो, समझ में आ रहा है कुछ? अब इसको बनाते कैसे हैं ये बताएंगे। ये पेन को सब कचरा समझ के कितना बार फेंकने की कोशिश किया है, बस अगर सब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है,
लीजिए, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाते कैसे हैं अब ये पढ़ेंगे, है ना। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पढ़ा रहे हैं। ये बनता कैसे है, एक्चुअली में ये CH3 का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे बनेगा इस बात को समझाना है, समझिएगा। हेडिंग बना दीजिए आप दोनों भी, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शुरू करिए, उतना लिख के आगे बढ़िए। और आप लोग जागिए, सोने का नहीं, दिन भर जाग के रहना है। जल्दी 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 जल्दी, एकदम नया होगा ये। फोटो देखे होंगे किताब में आप लोग, देखे हैं फोटो। बड़े देखिए, एक्चुअली में कॉन्फॉर्मेशन बनाने के लिए क्या है कि एक कार्बन को हम लोग फ्रंट कार्बन बनाते हैं, नाम ही है फ्रंट कार्बन, और इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे। दूसरा जो कार्बन है इसको रियर कार्बन बनाते हैं, और रियर कार्बन को दिखाते हैं ऐसे गोल से। इसके भी 3 बॉन्ड होंगे, तो एक हो गया फ्रंट कार्बन और एक हो गया रियर कार्बन। अब ये दोनों को एक साथ रखते हैं, ये फ्रंट कार्बन और इसके ऊपर रखते रियर कार्बन। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होता है, अभी जो फोटो बना रहे थे। H H H H H H, ये हो गया कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन। एक बच्चा कहता है सर हम ऐसे बना दिए, H H H H H H, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कोई दिक्कत क्या? ये दोनों में एक्चुअली में क्या था कि आप कह सकते हैं सर कोई यहाँ भी तो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना सकता था, हर एक डिग्री पे, फिर हर मिनट पे, नहीं कोई ऐसे बना के ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बॉन्ड के बाद ये बॉन्ड यहाँ दे सकता, कोई ये बॉन्ड यहाँ, कोई ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये तीनों मिला करके 180 डिग्री होगा।
तो जब कोई बॉन्ड बीच में आता है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, यदि कोई बीच में ले आते हैं तो ये 60 डिग्री, ये फिर 60 डिग्री, और कुछ फिर यहाँ ले आते हैं तो ये भी 60 डिग्री, और फिर ये भी 60 डिग्री, 360 डिग्री हो गया क्या? तो 60 डिग्री पे हम लोग देखे वहां रोटेशन किए, एक एक डिग्री पे भी रोटेशन कर सकते थे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इस केस में, लेकिन 60 डिग्री रोटेशन पे एक स्टेबल आइसोमर बनता है। तो इस दोनों के जोड़ा को हम लोग कैसा आइसोमर बोलेंगे? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है इक्लिप्स्ड आइसोमर, इसको बोला जाता है स्टैगर्ड आइसोमर, है ना? स्टैगर्ड आइसोमर। इक्लिप्स मतलब वो ग्रहण लगने वाली बात होती है। इक्लिप्स का मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर है, दूसरा हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे, दैट इज इक्लिप्स्ड। तो ये इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर है, और ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर है जब 60 डिग्री के एंगल पे। ये ज़्यादा स्टेबल दिखेगा और ये लेस स्टेबल दिखेगा। ठीक है, समझ गया इक्लिप्स स्टैगर्ड कैसे बनाना है? तो 2 कार्बन का है, कितना कॉन्फॉर्मर आइसोमर बना है, कितना कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बना है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ इथेन, दो बना है ना? पूछेगा कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है? अनस्टेबल, ये वाला स्टेबल। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है,
कि ये हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है, फोटो बना रहे थे, एक चूड़ी लिए हुए थे, जो गोल वाला है ना वही घुमाना है, जो फ्रंट है ना वो फिक्स्ड कार्बन है, फ्रंट कार्बन वाला ये है और ये फिक्स्ड है, और ये जो गोल वाला है इसको फिक्स वाले के साथ साथ में क्या करना है, रोटेट करना है। अब जब एक बॉन्ड एग्जैक्टली पीछे 0 डिग्री पे आता है दूसरे बॉन्ड का, तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आता है, दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, हेयर न्यू नेम इज देयर, टॉर्सियोनल स्ट्रेन। मॉलिक्यूल में क्या आता है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन। दो बॉन्ड के बीच जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डायहाइड्रल एंगल, है ना, डायहाइड्रल एंगल, वो सब हम लिखेंगे। तो ये डायहाइड्रल एंगल जब 0 डिग्री होगा तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। डायहाइड्रल एंगल जब 60 डिग्री होगा तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसलिए स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की बात करते हैं, है ना। द एंगल बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ 2 कार्बन एटम इन कॉन्फॉर्मर आइसोमर इज कॉल्ड डायहाइड्रल एंगल। यहां पे ये डायहाइड्रल एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यहां पे डायहाइड्रल एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, है ना। तो 0 डिग्री पे मॉलिक्यूल में अस्टेरिक हिंड्रेंस होता है, मॉलिक्यूल में अस्टेरिक हिंड्रेंस, जगह के कारण रुकावट, जगह के कारण रुकावट, है ना। इसलिए मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है और इसमें अस्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एक दो बात डिस्कस कर दें। रुको, डिस्कस करेंगे, एक आध को कॉन्फ़िगरेशन और बनाकर तुम लोग को थोड़ा हल्का इसको बनाएं तब लिखेंगे। CH3 CH CH3 कॉन्फॉर्मर आइसोमर ऑफ CH3 CH CH3। इसमें भी बाबू एक उठो को फ्रंट कार्बन बना देंगे और दूसरे को रियर कार्बन बना देंगे। फ्रंट कार्बन हम लोग ऐसे बनाते हैं, है ना, फ्रंट कार्बन ये वाला कार्बन बताएगा और बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बताएगा, और ये वाला रियर कार्बन बनाते हैं गोल वाला। अब यहां के बीच बॉन्ड होगा, देखो एकदम टेंशन ना लो, सुबह सुबह ऐसे भी टेंशन क्या ही लेना है ना। एक वाइट वाला एक रेड वाला, फ्रंट कार्बन ये वाला वाइट वाला था, उसमें कितना हाइड्रोजन है, H H H लिख दिया। रेयर कार्बन में क्या है, एक CH3 भी है और 2 हाइड्रोजन है। तुम लोग सोच रहा होगा ना 2 कार्बन का लिखा गया, 3 कार्बन का कैसे लिखा गया, 3 कार्बन, ठीक है। अब इसको यदि हम घुमाएंगे तो घुमाने से फिर रियर कार्बन कौन घूमेगा, रियर कार्बन की फ्रंट कार्बन। तो गोल किसको बनाए थे, घूमने वाले को ही गोल बनाए थे। तो फ्रंट कार्बन पहले बना देते हैं ऐसे, रियर कार्बन इस तरह से। अब फ्रंट कार्बन पे 3 H था ऐसे, और ये यहाँ पे CH3, ये यहाँ पे H और ये यहाँ पे H। ये हो गया प्रोपेन का इक्लिप्स कन्फॉर्मर। और प्रोपेन, और ये हो गया आपका
a staggered conformer of प्रोपेन। और हर एक एंगल पे जो बनता है ना आइसोमर, उसको स्क्यू कन्फॉर्मर कहते हैं। जरूरी नहीं है, लिख दो। हाँ, 060 घुमाने का जितना कम उतना ही। फिर आगे भी 60 डिग्री पे घुमा सकते थे, CH3 यहां आ जाता तो उसी के जैसा हो जाता। बनाए। अब डायहेड्रल एंगल होते गलत लिख देते हैं। डायहेड्रल एंगल एंगल बिटवीन टू कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ टू कार्बन एटम फ्रंट कार्बन एंड रियर कार्बन in conformational isomer known as dihedral angle। torsional strain molecular strain of conformational isomer when
The dihedral angle is 0 degree. Torsional strain. If the dihedral angle is 0 degree, the torsional strain is maximum in the molecule. The conformer known as eclipsed conformer लिख दिए सब बात।
हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्फॉर्मर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में ही सिर्फ होता है ये, क्योंकि घुमाना रहता है ना, एक ठो को फिक्स करके एक ठो को घुमाना रहता है 360 डिग्री के एंगल पे। CH3 CH तो यहां भी 2 लगेगा, यहां भी 2 लगेगा। ठीक है, इसमें दोनों तरफ बराबर है, इसको फ्रंट कार्बन मान लेते हैं और इसको रियर कार्बन मान लेते हैं। तो फ्रंट कार्बन पे आपको दिखाई देगा फ्रंट कार्बन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, बताइए? 2 हाइड्रोजन और एक CH3। रियर कार्बन पे वहां भी 2 हाइड्रोजन और एक CH3। पिछले वाले पे भी 2 हाइड्रोजन और एक CH3। यही तो है। CH3 के बीच में डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री, टॉर्सियनल स्ट्रेन मैक्सिमम। अरे देखो ना कितना सजी समझा रहे हैं। देखो ना कितना अच्छा बात बता रहे हैं, तुमको आ जाएगा ना ये सिर्फ जान लेने से। और रहता क्या है, टिक लगाने के लिए रहता सिर्फ, तो टिक तो लगा ही दोगी ना समझने के बाद। बिल्कुल आसान है ना। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा सोच लेता है अच्छा ये तो हमको आएगा नहीं, तब रहने देते हैं। ऐसा है नहीं, कलाकारी सिखा रहे हैं, फोटो कैसे बनाते हैं। अब इसको 60 डिग्री पे घुमाइए, अब ये पीला लाल बदलते जाएगा। कोशिश करते हैं। घुमाना किसको है? रेयर कार्बन, यही पीला वाले को घुमाना। CH3 H, पीला वाला का CH3 यहां पहुंच गया, पीले वाले का CH3 यहां पहुंच गया। तो ये वाला हाइड्रोजन कहां पहुंचेगा? देख लो, अभी लिखो मत, अभी देखो सिर्फ। ये हाइड्रोजन कहां पहुंचेगा? यहां। ये वाला हाइड्रोजन कहां पहुंचेगा? यहां। ठीक है, दूसरी बार मूव करा देते हैं। दूसरी बार मूव कराएंगे तो ये पीला वाला तो है ही है, और ये CH3 H, पीला वाला पे 3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो 60 डिग्री का एंगल फिर से घूम जाएगा। CH3 H और ये वाला भी H। चूंकि CH3 2 बार था ना इसमें, इसलिए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से अलग हो गया होगा। इसके पहले एगो CH3 था प्रोपेन में, तो कोई रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन अलग नहीं हुआ था। क्या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन? CH3 के बीच का एंगल हाउ मेनी डिग्री, बट हेयर that will be the change, that will be the isomer. H
दोनों को घुमाने के चक्कर में इसलिए लाल वाला पीला वाला हम कर रहे हैं कि एकदम फिक्स्ड बात है, वो रुकेगा। कि गोल इसीलिए कि ये मूव कराना है। ये कितना CH3, ये वाला H निकल के आ गया यहाँ पे, और ये वाला H निकल के आ गया। अब देखिए CH3 के बीच का पोजीशन 180 डिग्री है कि नहीं है। पांचवा, अब आप देख लीजिए फिर से, CH3 H H, यहाँ CH3 आ गया, H यहाँ आ गया, और H यहाँ आ गया। अभी भी देखिएगा अंतर दिखाई दे देगा। फिर छठा, CH3 H H, यहाँ से CH3 निकालिए, CH3, वहाँ से H निकल जाएगा, H, और यहाँ से H। एक बार और यदि घुमा दिए तो पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि कॉन्फॉर्मर आइसोमर इन केस ऑफ ब्यूटेन इज 3, 4, 5, 6। 6 कॉन्फॉर्मर आइसोमर हुए पॉसिबल, 6 कॉन्फॉर्मर आइसोमर पॉसिबल हुए, है ना। समझ आया क्या, था ना नया बिल्कुल। मतलब नया था या नहीं था, तो कहाँ समझे होंगे अभी तक ऐसे। तो बाहर अच्छा और अंदर में ही गर्म लगता है इस समय में। हम्म, नहीं, कहीं एक से शुरू करोगे, बात तो लिखने के लिए लिख सकते, कहीं एक जगह से शुरू करोगे, छोबों पे जाना ही है। बहुत याराना है दोनों में, मतलब हम लोग का बात तो दाल भात, बाकी तुम ही दोनों का बात चलता है। इसको समझ लेने से कितना अच्छा हो जाता है। समझ गई क्या। दो पेन का इस्तेमाल कर लो, अभी भी समझ जाओगे लिखने में। एक ठो ये वाला लाइन बनाना, फ्रंट कार्बन, एक ठो रियर कार्बन, जैसे हम बनाए, पूरा का पूरा गोल से ही, हाँ, तब समझ आ जाएगा कि कैसे वो घूम रहा है। गर्मी लग रहा है।
देखिए पहले कॉन्फॉर्मर का नाम इक्लिप्स्ड, दूसरा का नाम स्टैगर्ड, तीसरे का नाम, चौथे का नाम, पांचवा, छठा, कर लिए सब। अब ये इक्लिप्स और वो इक्लिप्स में कोई अंतर है क्या? ये इक्लिप्स में CH3 के नीचे CH3, इस इक्लिप्स में कहीं भी CH3 के नीचे CH3 नहीं आ रहा है। तो स्ट्रेन यदि ज्यादा होगा तो कहां पे होगा? तो जहां बल्कियर अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के सामने आ रहा है। कहते हैं ना कि आज चंद्र ग्रहण है, तो पूछता है कैसन वाला, मतलब पूरा है कि आधा अधूरा चंद्र ग्रहण है? तो ये तो पूरा चंद्र ग्रहण है, यहां पे अधूरा है कि नहीं ऐसा? तो इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, और इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड। एक तो और होगा इक्लिप्स, पार्शियल बोलेंगे इसको भी, क्योंकि CH3 के नीचे CH3 नहीं आ रहा है। चलिए आइए स्टैगर्ड में, ये देखिए CH3 के बीच की दूरी, लेकिन इस केस में CH3 के बीच की दूरी, तो इसको एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं, है ना? और इसको गाउच कॉन्फॉर्मर बोलते हैं, है ना? इसको गाउच स्कैटर्ड बोलते हैं, गाउच, है ना? एंटी और गाउच, एंटी और गाउच, गाउच स्टैगर्ड ये भी होगा। गाउच स्टैगर्ड, गाउच स्टैगर्ड। हाँ, गाउच में स्टैगर्ड वाले दो तरह का, स्टैगर्ड दो तरह का, इक्लिप्स भी दो तरह का। गाउच मतलब 60 डिग्री का एंगल, CH3 के बीच 60 डिग्री का एंगल, गाउच कॉन्फॉर्मर लिख देते हैं अलग से भी बांट के। छोबो समझ में आया ना कि क्या है? छोबो समझ में आ गया क्या है? आनी स्टैगर्ड कन्फॉर्मर दो टाइप का है। वन इज गाउच, अदर इज एंटी। यदि दो बल्कियर ग्रुप के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो एंटी कन्फॉर्मर है, यानी गाउच कन्फॉर्मर है। इफ टू बल्की ग्रुप lie at an angle, at an dihedral angle at 60 डिग्री, कन्फॉर्मर को गाउच बोलेंगे।
if two bulky group lie at an angle 180 degree, it called anticonformer. Gauss वाला conformer according to a stability, anticonformer is more stable than Gauss conformer. Anticonformer is more stable than Gauss conformer, क्योंकि इसमें टॉर्सियोनल स्ट्रेन लेस होता है, रीजन दूरी ज्यादा है, लेस टॉर्सियोनल स्ट्रेन। ठीक है, समझ गए ना। इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर भी दो तरह का होगा, एक होगा पार्शियल इक्लिप्स्ड, एक होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स में एक बल्कियर ग्रुप दूसरे बल्कियर ग्रुप के बीच का डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री। क्या बात।
if two bulkier group present at dihedral angle 0 degree, the conformer is known as eclipse conformer. और यहां पे एक बल्कियर और एक हल्का ग्रुप 0 डिग्री पे प्रेजेंट होगा तो पार्शियल इक्लिप्स कहते हैं। देखिए अब इसका एक को सवाल न छूटेगा जो अभी तक दिखता नहीं था आपको, क्या है लिखा होगा। ठीक है, अब सब मिला करके सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। 6 स्ट्रक्चर तो बना है, इस 6 स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा एंटी स्टैगर्ड कन्फॉर्मर स्टेबल है। उसके बाद गाउच स्टैगर्ड कन्फॉर्मर पॉसिबल है। उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स्ड और उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताता है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी, जैसा कि जानते हैं कि स्टेबिलिटी एनर्जी घटने पे आता है ना। हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी सबसे कम एनर्जी किसके पास है, एंटी स्टैगर्ड के पास। फिर गाउच स्टैगर्ड,
फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। हाँ, तुम लोग सोचता होगा ना कि जिसको ज़्यादा एनर्जी वो ज़्यादा स्टेबल। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी मतलब लेस स्टेबल, ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा रिएक्टिव, स्टेबल कम, है ना। जो बात बात में AK-47 निकाले उसको स्टेबल नहीं कहा जाता, है ना। उसको रिएक्टिव कह सकते हैं कि वो रिएक्टिव है। तो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल चूंकि दोनों हिसाब से देखा जाता है, एक रिएक्टिव है और एक स्टेबल है। स्टेबल का मतलब हो गया कि वो रिएक्टिव कम है। चलिए यही रहेगा। और उस स्ट्रक्चर में अब बताओ, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, रुको पेज बदलते हैं, हो गया ना। अब उस स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू एनर्जी अरेंज करना है। पहला स्ट्रक्चर की एनर्जी कितनी थी? कौन सा स्ट्रक्चर था पहला ब्यूटेन का? फुल इक्लिप्स था। फुल इक्लिप्स की एनर्जी सबसे कम कि सबसे ज्यादा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। दूसरा कौन था? पार्शियल इक्लिप्स्ड। तीसरा कौन था? गड़बड़ा दोगे। एनर्जी, एनर्जी में और स्टेबिलिटी में बात एक ही है। एनर्जी में पहला ये सब नहीं पूछ रहे हैं हम अपना स्ट्रक्चर जो 6 बना करके आगे बढ़े वो पूछ रहे हैं। फुल्ली के बाद गाउच है, तो फुल्ली इक्लिप्स की एनर्जी सबसे कम, गाउच की, फुल्ली की सबसे ज्यादा। उसके बाद गाउच है, बताना। उसके बाद गाउच है, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, उसके बाद एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड के बाद पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स के बाद गाउच स्टैगर्ड, गाउच स्टैगर्ड के बाद कोई नहीं। अब देखो, ये हाई पोटेंशियल एनर्जी पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ये फुल्ली इक्लिप्स्ड यानी स्ट्रक्चर नंबर 1 की एनर्जी। यहाँ एनर्जी थोड़ा घट गया, आप देखो ये होगा गाउस का कॉन्फॉर्मर। फिर एनर्जी इसकी बढ़ गई, ये पार्शियल इक्लिप्स्ड। और फिर एनर्जी इतनी घट गई, एंटी स्टैगर्ड। और फिर एनर्जी इसकी देखो इसके बराबर, पार्शियल इक्लिप्स। और फिर ये एनर्जी बराबर गाउस कन्फॉर्मर। ठीक है। सबसे कम एनर्जी पे एंटी स्टैगर्ड। स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6, सबसे कम एनर्जी पे और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पे, यही बात करनी रहती है। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, उन सारे स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल जो सबसे कम एनर्जी पे, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन स्ट्रक्चर है? 4th।
उससे ज्यादा स्टेबल कौन है? गाउच वाला होगा 2, और बराबर ही होगा 6। और उससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पार्शियल इक्लिप्स्ड। पार्शियल इक्लिप्स का मतलब 3 और 5, और सबसे कम स्टेबल होगा 1। यही स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू यदि एनर्जी सजाना पड़े तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी ग्राफिकली भी दिख रहा है। सबसे कम एनर्जी पे है ये, और सबसे ज्यादा एनर्जी पे है वन स्ट्रक्चर। उसके बाद एनर्जी पे है 3, 5, उसके बाद 2, 6, और सबसे कम 4 हो गया। यही हंसी के, यही खुशी के, नजर न लगे। पूरा समझ गया? बड़ी भारी टॉपिक था, ऐसे नहीं दिखाई देता था। एक टॉपिक भी पता नहीं चलता था लोगों को। 1 मिनट और, एक वो खराब बात बताएंगे। सब जगह पे ये एंटी वाला स्टैगर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। कारण भी दिखाई दे रहा है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है 160 डिग्री। लेकिन एक जगह पे एक स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पे गाउच ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी से। उस केस को हमको पता रखना है। ये देखिए, पहले ऐसे बनाना चाहिए, फ्रंट वाला पहले बनाना चाहिए और तब रियर वाला बनाना चाहिए। ये देखो, ठीक है। अब इसमें एक OH है
और एक OH यहां पे। बहुत ध्यान से समझाना पड़ता है। OH यहां पे और एक OH यहां पे, बाकी सब जगह पे H होगा। पीला वाला H, ये वाला H, ये वाला H, यहाँ यहाँ, यदा यदा हि धर्मस्य अरे गड़बड़ हो जाता है भाई। रुकिए, दूसरा स्ट्रक्चर है ये वाला। इसका OH यहां है और इसका OH यहां है, ऐसे। कौन सा कॉन्फॉर्मर है ये पता चल जाएगा? नहीं चलेगा पता जाए। सबसे पहले ये एंटी है और वो है गाउच। अब ये गाउच स्टैगर्ड जो है और एंटी जो स्ट्रक्चर है, ऐसे जो कॉन्सेप्ट हम लोग को मिला, एंटी इज मोर स्टेबल देन गाउच। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच माइनस प्लस साइन है, माइनस प्लस का साइन है ना, बॉन्ड पोलर है। और पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं इसको। अब ये दोनों जब 60 डिग्री के एंगल पे रहेगा तभी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है। यदि ये OH यहां है तो ये यहां है, 180 डिग्री पे है, तब ये दोनों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लग सकता। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन एंटी, है ना। लोग इसको एक्सेप्शन में बोल के रखता है कि एक जगह पे गॉस भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, लेकिन हमारे मुंह से एक्सेप्शन कम निकलता हो। कारण है ना उसका कि ये केसी अलग है भाई, ये सब जैसा है नहीं, है ना। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जहां, चूंकि आप लोग फील्ड में मैदान में जाओगे, तो जहां ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और पॉसिबिलिटीज है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, है ना। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता किसके बीच है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इतने में तो इसका दुनिया खत्म है, क्लोरीन के साथ होता नहीं है। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ, इसके भी 6 बनेंगे। मॉलिक्यूल कौन सा है? CH2 CH2 OH OH। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना। ये इथिलीन ग्लाइकॉल का कॉन्फॉर्मेशन है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। In this case, Gauss conformer is more stable that is less energy than anti-conformer. As
In Gauss conformers, there are intermolecular hydrogen bonding takes place.